हिम्मत क्या होती है इस महिला से सीखिए, मजबूत जिगर वाला किसे कहते हैं इस पुरुष से सीखिए। जी हां, हिमांशी नरवाल ने एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर हमले के बाद नफरती चिंटुओं और आतंकियों को करारा जवाब दिया है। जिस बात को बोलने के बाद हिमांशी को अपने ही देश के चिंटुओं ने गंदी गंदी और भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी थी, हिमांशी अपने उस विचार से, भाईचारे के विचार से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर है जो पिछले कई साल से नफरती आकाओं के निशाने पर है। एक तरफ हमारी सेना पाकिस्तान से लड़ रही है, वहां के आतंकियों से लड़ रही है, दूसरी तरफ भारत का जुबैर पाकिस्तान के झूठ से लड़ रहा है। आधी रात को जब सेना पाकिस्तान के आतंकियों को सबक सिखा रही थी, मोहम्मद जुबैर पाकिस्तान के झूठ को सबक सिखा रहे थे। जो काम हजारों करोड़ का गोदी मीडिया नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा, वो काम जुबैर अकेले कर रहे हैं। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान डिजिटल अटैक भी जोरों से कर रहा है, झूठी खबरों का अटैक, यानी हमारी सेना के भीतर, हमारी जनता के भीतर अलगाव पैदा करने का अटैक। इसमें कुछ खबरें ऐसी हैं जिन्हें आप सबके लिए जान लेना जरूरी है। बहुत ही खतरनाक स्तर का झूठ पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स और वहां के मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा है। जुबैर ने बहुतों का पर्दाफाश किया है और लगातार ये व्यक्ति देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मैंने सोचा था कि जुबैर के पिछले 20 घंटे की मेहनत को विस्तार से दिखाऊंगा, रिसर्च करके दिखाऊंगा, मगर जुबैर की मेहनत दिखाने से पहले इतनी बड़ी समस्या आपके इस चैनल पर आ गई कि जुबैर के मामले में रिसर्च करने का बहुत समय ही नहीं मिला। आपके सामने अपनी समस्या दिखाना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से मैं और मेरी पूरी टीम, पूरा परिवार बेहद तनाव में है और उसका कारण है कि एक न्यूज़ एजेंसी ने हमारे चैनल पर लगातार 2 स्ट्राइक भेजी हैं। उनका कहना है कि हम और स्ट्राइक भेजेंगे, यानी जैसे ही 3 स्ट्राइक होगी, यूट्यूब से लोकहित इंडिया नाम का ये चैनल, आपका चैनल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और उसके बाद शायद हमारी आपकी मुलाकात कभी ना हो पाए, यूट्यूब हमें ही बैन कर देगा। हमने जब एजेंसी के लोगों से बात किया तो उनका कहना है कि 18 लाख रुपए प्लस GST का पेमेंट करिए, इसके बाद हम स्ट्राइक को हटाएंगे। कुछ घंटे पहले एक छोटी सी वीडियो में मैंने इस बात को आप जनता के सामने रखा भी। पिछले 7-8 दिनों में ये समस्या लगातार चल रही है, मगर हमारी कोशिश थी कि हमारे एंड से ही कुछ हल निकल जाए, परंतु अब चीज़ें हाथ से निकलती नजर आ रही हैं। 18-20 लाख रुपए का अमाउंट हमारे लिए बहुत ही बड़ा है, ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। वैसे भी आप दर्शकों ने हर बार मुसीबत में लोकहित इंडिया को बचाया है। ठीक 1 साल पहले हमारा मोनेटाइजेशन रद्द हुआ था, आप लोगों ने संभाला, जिसकी बदौलत चैनल आज भी जिंदा है, आपकी बात कर रहा है। एक बार फिर से आप सभी से अपील है कि हमारा साथ दें, क्योंकि 21,40,000 का लोकहित इंडिया परिवार अगर चाह दे तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़कर जीत सकते हैं। कई दिनों से घर, कार्यालय, हर जगह तनावपूर्ण माहौल है, कारण यही है। इसलिए आप सभी से अपील है कि अपने इस चैनल को बचाइए। इस QR कोड का इस्तेमाल करते हुए जो भी हो सके, जो आपको सही लगे, जो कर सकें, आर्थिक सहयोग करिए। पुरानी वीडियोस में जो QR कोड हम दिखाया करते थे, फिलहाल उस पर पेमेंट नहीं हो पा रही है, बैंक ने रोक लगा दिया है। ये हमारे मित्र मोहम्मद अकरम जी का अकाउंट है, जितना जल्दी हो सके सहयोग करें, क्योंकि समय की भी पाबंदी है। आधी रात के बाद भारत ने सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया। इसके बाद से चौतरफा तनाव का माहौल है। सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि आतंकवादियों का टारगेट सिर्फ पहलगाम में पर्यटकों को मारना ही नहीं था, बल्कि पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना था। पिछले दिनों आपने देखा किस तरीके से नौसेना के अधिकारी जिनकी आतंकियों ने हत्या की थी, उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल ने मीडिया में सामने आकर कहा कि इस घटना को जिस तरीके से कश्मीरियों और हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, वो ठीक नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। अब एक बार फिर से हिमांशी ने मीडिया से कहा है कि मेरे पति सेना में थे और वे शांति की रक्षा करना चाहते थे, वो निर्दोष लोगों की जान बचाना चाहते थे, वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि इस देश में नफरत और आतंक न हो। यानी हिमांशी नरवाल एक बार फिर से गजब की हिम्मत दिखाते हुए न सिर्फ आतंकियों को सबक दे रही हैं, बल्कि नफरती चिंटुओं को भी तगड़ा जवाब दे रही हैं। साथ ही हिमांशी ने कहा है कि मैं सरकार की आभारी हूं, लेकिन मैं उनसे अनुरोध भी करती हूं कि ये लड़ाई यहीं खत्म न हो। मैं चाहती हूं कि यह सुनिश्चित हो कि अब हमारे देश में आतंकवाद के अंत की शुरुआत हो जाए। जिस स्थिति में आज मैं जीने को मजबूर हूं, कल कोई और महिला इस स्थिति में न जाए। यानी सोचिए, शादी के कुछ दिन बाद ही जिस महिला का पति मार दिया गया हो, वो देश में शांति और सौहार्द, भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए कितनी हिम्मत जुटा रही है। पिछले दिनों हमने दिखाया था कि किस तरीके से नफरती चिंटुओं का पूरा गैंग हिमांशी नरवाल के पीछे पड़ गया। तमाम उल्टी सीधी गालियां, चरित्र पर लांछन और तरह तरह की चीजें कही गई, मगर कहा जाता है कि जिसके भीतर सच की ताकत होती है वो डरता या झुकता नहीं है। हिमांशी अपनी लाइन पर कायम है। उधर पिछले कई साल से न जाने कितने मुकदमे झेलने के बाद, महीनों तक जेल काटने के बाद अपना जुबैर है जो सच की लाइन छोड़ने को तैयार नहीं है। देखिए,
एक तरफ सेना सीमा पर लड़ रही है, दूसरी तरफ जुबैर डिजिटल लड़ाई लड़ रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है, पहले उसे देख लेते हैं। जुबैर ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स भारत के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चला रहे हैं। ऑल्ट न्यूज ने ऐसे गलत दावों का फैक्ट चेक किया। अभी जो मामला पकड़ में आया है वो ये है कि पाकिस्तानी मीडिया भारतीय सेना के बारे में दावा कर रही है कि सिख रेजिमेंट के सैनिकों के बीच विद्रोह हो गया, जिसके कारण भारत ने सैन्य कार्रवाई स्थगित कर दी। यानी पाकिस्तानी ये अफवाह फैला रहे हैं कि भारत में जो सिख रेजिमेंट है वो विद्रोह कर रही है, इसलिए भारत की सरकार पाकिस्तान पर हमला करने से डर गई है, क्योंकि सिख सैनिकों ने युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। और सुनिए, पाकिस्तानी ये फर्जी खबर फैला रहे हैं कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान 5 निहत्थे सिख सैनिकों को गोली मार दी गई, और तो और उनसे सहानुभूति रखने वाले बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी पाकिस्तान के बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट से भारत में सिख रेजिमेंट को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। यानी झूठ के आधार पर पाकिस्तानी चाहते हैं कि सिखों को भारत और भारत की सेना के खिलाफ भड़काया जाए। डरा रहे हैं कि 5 निहत्थे सैनिकों को मार दिया। देखिए किस तरीके से फर्जी एडिटिंग करके तस्वीरें बनाई जा रही हैं। जुबैर ने सब कुछ पकड़ा है। वेबसाइट का नाम देखिए, अखबार का नाम भी देख लीजिए। चोरी करने वाले चोरी भी कायदे से नहीं कर पाए। यानी कुल मिलाकर है तो पाकिस्तान है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान समर्थित बहुत सारे अकाउंट लगातार झूठा दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के जेट मार गिराए और अलग अलग जगहों की पुरानी वीडियो और तस्वीरों को दिखाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि भारत की सेना ने अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी। जब तक ये वीडियो शूट हो रही है तब तक भारत की सेना ने ऐसी कोई बात नहीं कही है कि हमारे किसी विमान को पाकिस्तान नुकसान पहुंचा सका हो। वैसे भी समझने वाली बात यह है कि दिन के समय में ही पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि दोनों ही देशों ने एक दूसरे की वायु सीमा का उल्लंघन नहीं किया है, तो हमारे जेट पाकिस्तान में घुसे ही नहीं, तो तुमने मारा किसे और गिराया किसे? आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं लगातार जुबैर और ऑल्ट न्यूज की पूरी टीम कितनी मेहनत कर रही है। एक रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि किस तरीके से भारत पर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी मिसाइल से हमला बताकर 4 साल पुराना वीडियो शेयर किया जा रहा है। यानी पाकिस्तानी 4 साल पुराना वीडियो शेयर करके खुशी मना रहे हैं कि देखो देखो हमने भारत में हमला कर दिया। ईरान के हमले का पुराना वीडियो वायरल करके भी बता रहे हैं कि ये भारत पाकिस्तान का है। यानी कुल मिलाकर झूठ फैला के अपनी पीठ थपथपाने का काम पाकिस्तान कर रहा है। मगर सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है उस झूठ से जो अलगाव पैदा करता है। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर इसलिए मारा क्योंकि उन्हें पूरे देश में कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाना था। अब इस सिख रेजिमेंट के 5 सैनिकों की हत्या की झूठी खबर भी इसीलिए फैलाई जा रही है ताकि सेना में जो सिख हैं उनको भड़काया जा सके झूठ के आधार पर। मगर आप तो जानते ही हैं कि भारत की सेना में जाति और धर्म नहीं होता। वहाँ एक ही जाति है, एक ही धर्म है, एक ही खून है भारत का। और आज पाकिस्तान पर हमले के बाद भारत की सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो संदेश दिया है वो अपने आप में बड़ा गहरा है। 2 महिला अधिकारियों ने, एक हिंदू एक मुसलमान ने, जिस तरीके का भारतीय डीएनए पाकिस्तान के आतंकियों को दिखाया वो इतिहास बनाने वाला है। अपनी अगली रिपोर्ट में जुबैर बता रहे हैं कि रिपब्लिक टीवी के एडिटेड वीडियो और भारतीय वायुसेना के जेट क्रैश के पुराने वीडियो जोड़कर पाकिस्तान वाले ताली बजा रहे हैं कि देखो हमने मार दिया। वैसे आज दोपहर बाद से ही भारतीय सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी की भी खूब चर्चा हो रही है। दैनिक भास्कर के अनुसार इनकी उम्र 43 साल है, गुजरात की रहने वाली हैं। परिवार के कई लोग सेना से संबंधित रहे हैं। पति का नाम मेजर ताजुद्दीन कुरैशी है। 17 साल की उम्र में ही 1999 में 60 सर्विस कमीशन से सेना में शामिल हुई थी। वहीं कुछ लोग कर्नल सोफिया को लेकर तंज भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कहते हैं कि मुसलमान खाली पंचर बनाता है, एक नजर इधर भी दौड़ा लो, मुसलमान आतंकियों को पंचर भी करता है, और करता ही नहीं बल्कि करती भी है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर रूस, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे तमाम देशों ने अपनी अपनी सलाह दी है। अमेरिका ने पहले ही फोन करके कह दिया था कि भैया शांति बनाए रखो। अब रूस ने कहा है कि दोनों देशों को संयम बरतने की जरूरत है। हम आतंकवाद के हर रूप की कड़ी निंदा करते हैं। इस बुराई से प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संयुक्त प्रयासों की जरूरत पर जोर देते हैं। उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है। रूस दशकों से भारत का करीबी रहा है, लेकिन रूस ने पाकिस्तान के साथ भी अच्छे संबंध बना रखे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भी इस तनाव को गंभीर बताया है। दोनों देशों से अपील किया है कि संयम बरतें, साथ बैठकर कूटनीतिक बातचीत करके समस्या का हल निकालें। मगर सवाल तो वही है कि अगर पाकिस्तान से बातचीत करके समस्या का हल निकलने वाला होता तो अमेरिका के सील कमांडो एबटाबाद में जाकर ऑपरेशन क्यों करते? जिस आतंकवाद ने पाकिस्तान को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया, खुद उनके मंत्री आए दिन टीवी इंटरव्यू में स्वीकार रहे हैं कि 30 सालों से पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। तो जब दुनिया के बड़े बड़े देश पाकिस्तान के आतंकवाद से परेशान हैं, बातचीत करके मामले को सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो फिर दुनिया की नसीहतों का क्या किया जाए? फ्रांस के विदेश मंत्री का कहना है कि आतंकवाद के संकट से अपने आप को बचाने की भारत की जो इच्छा है हम उसे समझते हैं, लेकिन हमने दोनों देशों से तनाव को बढ़ाने से बचने के लिए और नागरिकों की रक्षा के लिए संयम बरतने के लिए कहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता से कार्रवाई की है। यानी सेना ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया है,
न तो पाकिस्तान की सेना को न ही वहां के सिविलियंस को, यानी जिसे मारना था उसे ही मारा है, निशाना चूका नहीं है। भारत की सेना ने यह भी बताया है कि सीमा पार से यानी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में अब तक भारत के 15 लोग मारे जा चुके हैं, आम आदमी मारे जा चुके हैं और 43 घायल हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने माना है कि भारत के हमले में 26 लोग मारे गए और 46 लोग घायल हैं। उधर तुर्की का कहना है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में यानी पीओके में भारत के हवाई हमलों से युद्ध का खतरा बढ़ गया है। तुर्की ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है वो चिंताजनक है। हम आम लोगों और आम भवनों पर किसी भी तरह की भड़काऊ कार्रवाई और हमलों की निंदा करते हैं। दोनों पक्षों से एक तरफा कार्रवाई से बचने की अपील किया है। पाकिस्तान की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हमारी जमीन पर कोई भी आतंकी शिविर नहीं है, यानी पाकिस्तान के पीएम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई आतंकवादी शिविर नहीं है। भारत जो भी आरोप लगा रहा है वो सब निराधार है, ये पाकिस्तान का कहना है। पाकिस्तान के पीएम का कहना है कि ये भी याद रखने की बात है कि 22 अप्रैल 2025 वाली घटना के तुरंत बाद पाकिस्तान ने एक विश्वसनीय, पारदर्शी और तटस्थ जांच के लिए एक वास्तविक प्रस्ताव दिया था, जिसे भारत ने स्वीकार नहीं किया। वैसे सवाल तो यही है कि कुछ साल पहले संभवतः उरी में जब हमला हुआ था तब भी पाकिस्तान ने इस तरह की जांच का और तामझाम करने की बात कही थी और किया भी था, करने की धक्का दिखावा भी किया था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला। आगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का आरोप है कि बिना अपने दावों के लिए कोई सबूत दिए भारत आगे बढ़कर अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्दोष नागरिकों पर हमला कर रहा है। इसी बीच खबर यह भी आई है कि आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग इस आतंकी हमले में मारे गए। तो सवाल है कि मसूद अजहर क्या है? क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बताएंगे? किस मठ का संत है वो? खबरें चल रही है कि अजहर बोल रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, यानी परिवार के मरने का दुख है। शायद अब मसूद अजहर जैसों को यह समझ आएगा कि अपनों के मौत का दुख क्या होता है। हालांकि किसी भी मौत के दुख को कमतर नहीं आंका जा सकता, वो अपनों की हो या परायों की हो, मगर भारत भी अपने नागरिकों की मौत को कब तक चुपचाप सहन करते रहे और कैसे मसूद अजहर जैसे आतंकी भारतीयों का खून बहाते रहें और हम चुपचाप बैठे रहें, ये कब तक चलेगा? विकास छोड़ आतंकवाद के रास्ते पर चलने वाले पाकिस्तान से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो अपने आप में शर्मनाक हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली से हमले में मारे गए लोगों के शवों को ढोया जा रहा है। सोचिए, ये लोग आए दिन परमाणु बम की धमकी देते हैं और शवों को एम्बुलेंस भी मुहैया कराने की औकात नहीं है। मसला बड़ा गंभीर है, लंबा चौड़ा रिसर्च का समय नहीं मिला, हद से ज़्यादा तनाव चल रहा है, मगर फिर भी आप जनता से बातचीत करनी तो ज़रूरी है। एक बार फिर से अपील करता हूँ, आपके इस चैनल को बचाना है और बचाने में हमारा सहयोग करिए। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जारी रखिए। हम यूं ही आपकी आवाज़ बनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।